हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल महेंद्र बायोलॉजी पर। आज अपन बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अपन बात करेंगे। अब जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, किसे कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी? तो देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, परिभाषा के बारे में जानेंगे। इसके बारे में परिभाषा के बारे में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो परिभाषा क्या होती है कि सूक्ष्म जीवों का जैविक तकनीकी के माध्यम से मानव कल्याण हेतु उत्पाद बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? जैव प्रौद्योगिकी। क्या कहलाती है? जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी शब्द कॉर्ल एरिकी ने दिया था। किसने दिया था? कॉर्ल एरिकी ने दिया था। कॉर्ल एरिकी ने 1919 में ये हंगरी के मतलब कि जो एग्रीकल्चर इंजीनियर थे, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया था। अब बायोटेक्नोलॉजी की अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। एक डेफिनेशन EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं एवं कोशिकाओं का अभियांत्रिकी तकनीकी के द्वारा मानव उपयोगी उत्पाद बनाने की जो तकनीकी होती है वो क्या कहलाती है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव प्रौद्योगिकी। अब अपन बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी का इतिहास। किसका इतिहास? जैव प्रौद्योगिकी का इतिहास, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे अपन कि जैव प्रौद्योगिकी का इतिहास। तो लगभग मतलब कि पुरातन काल से जैव प्रौद्योगिकी का विशेष महत्व रहा है। यदि अपन बात करें तो लगभग 6000 ईसा पूर्व यीस्ट का उपयोग कर किण्वित बियर और साथ में डबल रोटी बनाने में इसका काम में लिया गया था। लगभग 4000 ईसा पूर्व की यदि बात करते हैं तो 4000 ईसा पूर्व में जो फलों के रस से, किण्वित फलों के रस से एल्कोहल का निर्माण किया गया। साथ ही साथ इसके अंदर PCR तकनीकी का विकास किया गया है। इसका विकास किया गया है PCR तकनीकी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब किस बहुलीकरण श्रृंखला अभिक्रिया, जिसमें DNA की अनेक प्रतिलिपियां बनाई जाती है। अपन इसी चैप्टर में बात करेंगे। साथ ही साथ रिकॉम्बिनेट DNA का निर्माण भी इसी के द्वारा किया गया है। और रिकॉम्बिनेट ऑर्गेनिज्म मतलब कि पुनर्योगज जीव और पुनर्योगज DNA, जितनी भी बायोलॉजी के अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी खोजें की गई है वो सभी इसी के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ आनुवांशिक कूट की खोज भी जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही की गई है। तो बायोटेक्नोलॉजी का इतिहास देखें तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। मेन मुख्य इतिहास मैंने आपको बताया है। अब अपन बात करते हैं, देखो बायोटेक्नोलॉजी के तकनीकियां, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन सी तकनीकियों पर काम करती है। तो जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियां, क्या बात करेंगे अपन? जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियां। तो देखो, जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियां, जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियां। अब कौन कौन सी युक्तियां का अध्ययन अपन बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं? सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं तो पादप उत्तक संवर्धन। दूसरा है जंतु उत्तक संवर्धन। एक क्लोनल प्रतिरक्षी मतलब कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एक क्लोनल प्रतिरक्षी निर्माण में। साथ ही साथ यदि बात करते हैं DNA नैनो टेक्नोलॉजी में, इसमें DNA नैनो टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल अपन करते हैं।
तो बहुत सारी ऐसी युक्तियां होती हैं, जैसे कि पादपों में भ्रूण स्थानांतरण, जंतुओं में भ्रूण स्थानांतरण, इन सभी तकनीकों का या युक्तियों का अध्ययन अपन बायोटेक में करते हैं। तो इन सब के बारे में अपन अच्छे से स्टडी करेंगे इस बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट में। अब अपन बात करते हैं इतिहास के अलावा। देखो ये जो जितनी भी युक्तियां हैं, यानी युक्तियों के अलावा यदि अपन बात करें तो अलग अलग इसके अंदर टेक्निक्स भी काम में ली जाती है। कौन कौन सी टेक्निक्स काम में ली जाती है? सबसे पहले जो आती है वो है बायोसेंसर, मतलब कि जैव संवेदक। सबसे पहले जो तकनीकियां हैं वो कौन से हैं? जैव संवेदक। सारी बात समझ में, मतलब कि इनको कहते हैं बायोसेंसर। क्या कहते हैं? बायोसेंसर। जैव संवेदक एक तरह के यांत्रिक सेंसर होते हैं। क्या होते हैं? यांत्रिक सेंसर। जैसे यांत्रिक सेंसर का मुख्य कार्य क्या होता है? किसी न किसी तकनीकी को या किसी चीज को मॉनिटराइजिंग करना। उसी प्रकार से जैव संवेदक सजीवों के अंदर अलग अलग क्रियाओं का क्रियान्वयन करते हैं। अलग अलग क्रियाओं का क्या करते हैं? क्रियान्वयन करते हैं। और क्रियान्वयन की यदि बात करें, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन मानव के अंदर ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करता है, साथ ही साथ पीड़कनाशी या जितने भी जो जैव आवर्धन या जो बायोलॉजिकल जितनी भी जो वेस्ट मटेरियल होता है उनकी मॉनिटराइजिंग के लिए इनको काम में होता है जैव संवेदकों को। नेक्स्ट है कि बायोचिप्स। ये जो बायोचिप्स होती है ये एक इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती है। एक क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स होती है। इसका जो एक आधार होता है, आधार मतलब कि मजबूत आधार होता है, उस पर डीएनए के अलग अलग खंड व्यवस्थित रहते हैं। इसकी आकार आकृति की यदि बात करें तो लगभग डाक टिकट के समान इसकी आकृति होती है। किसके समान होती है? डाक टिकट के समान इसकी आकृति होती है। एक होता है बायोफिल्म। क्या होता है? बायोफिल्म। और बायोफिल्म की यदि अपन बात करते हैं तो बायोफिल्म क्या होता है? मतलब कि जितने भी सूक्ष्म जीव और अकार्बनिक संगठक पदार्थों का बहुलीकरण, सूक्ष्म जीव और अकार्बनिक पदार्थों का जो बहुलीकरण होता है उसको अपन बायोफिल्म कहते हैं। तो ये जो अलग अलग टेक्निक्स अपन जैव प्रौद्योगिकी में काम में लेते हैं। अब जैव प्रौद्योगिकी की यदि बात करते हैं तो भारत में जैव प्रौद्योगिकी तो देखो जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियों के साथ साथ में अपन बात करेंगे भारत में जैव प्रौद्योगिकी। तो किस प्रकार से भारत में जैव प्रौद्योगिकी का विकास हुआ? तो देखो भारत में जैव प्रौद्योगिकी आ गया बात समझ में? अब भारत में सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी का विकास 1982 में होता। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड मतलब कि नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड NBTB की स्थापना 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। कब हुई थी? 1982 में हुई थी NBTB की स्थापना। साथ ही साथ भारत में जो NBTB के तहत बहुत सारे ऐसे शोध संस्थान मतलब कि शिक्षण संस्थान या जो इंस्टीट्यूट जिन्हें कह सकते हैं, जैव प्रौद्योगिकी संस्थाएं जो जिन्हें अपन कहते हैं, उनका सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया गया है। लगभग 20 प्रकार के या 20 तरह के शिक्षण संस्थान भारत में जैव प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान के रूप में सुचारू रूप से चालू है। तो देखो भारत में जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, भारत में जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। अब संस्थान की यदि बात करते हैं तो देखो कौन कौन से संस्थान होते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले यदि बात करते हैं भारत में जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में भारतीय विज्ञान अनुसंधान। कौन सा है? भारतीय विज्ञान अनुसंधान। भारतीय विज्ञान अनुसंधान। भारतीय विज्ञान अनुसंधान ये जो है बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है भारतीय विज्ञान अनुसंधान। साथ ही साथ यदि बात करते हैं इसके अंतर्गत ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में।
और जैव प्रौद्योगिकी का मेन मुख्य जो बोर्ड है जहां पर सबसे बड़ी ब्रांच अपन मानते हैं वो है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्चेज या रिसर्चेज। ये भी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में ही स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉस संस्थान। कौन सा संस्थान? बॉस संस्थान। और बॉस संस्थान की बात करते हैं तो बॉस संस्थान है कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। बायोटेक्नोलॉजी के तहत ही DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ऐसे बहुत से शोध संस्थान ऐसे हैं जो भारत के अंदर बायोटेक्नोलॉजी शिक्षण संस्थान के रूप में सुचारू रूप से क्रियान्वयन है और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि कर रहे हैं और लगातार बायोटेक्नोलॉजी के महत्व को मानव उपयोगी बनाते जा रहे हैं। ये तो थे संस्थान। अब अपन बात करते हैं भारत में जैव प्रौद्योगिकी उद्यान। संस्थान के अलावा अलग अलग उद्यान भी स्थापित किए गए हैं। तो जो अगला है वो है भारत में जैव प्रौद्योगिकी उद्यान, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी गार्डन जिन्हें अपन कहते हैं भारत में जैव प्रौद्योगिकी उद्यान। तो देखो उद्यानों में सबसे पहले यदि बात करते हैं तो सबसे पहले दे रखा है जैव प्रौद्योगिकी उद्यान लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। जैव प्रौद्योगिकी उद्यान लखनऊ में एक मेन मुख्य रूप से। दूसरा जो है वो अपना है हैदराबाद में जैव प्रौद्योगिकी, हैदराबाद जैव प्रौद्योगिकी जो उद्यान होता है उसको हैदराबाद के नाम से स्थापित किया गया और आंध्र प्रदेश में उसको रखा गया है। नेक्स्ट है अगला जो जैव प्रौद्योगिकी उद्यान है वो है जुबली गोल्डन पार्क या जुबली बायोटेक पार्क। ये कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। अगला जो अपना पार्क है वो है बायोफार्मा, ये अंदालोर भुवनेश्वर में स्थित है। तो ये तो थे भारत में जैव प्रौद्योगिकी के उद्यान। क्या थे? भारत में जैव प्रौद्योगिकी के उद्यान। अब अपन बात करते हैं भारत जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किन किन क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो देखो जैव प्रौद्योगिकी के कार्य क्षेत्र या उपयोग के प्रभास कर सकते हैं कार्य क्षेत्र। अब कार्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं? पहला चिकित्सकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? चिकित्सकीय क्षेत्र। अब चिकित्सक में देखो एलोपैथिक और होम्योपैथिक। आयुर्वेदिक और आयुर्वेदिक के साथ साथ में जो एलोपैथिक जो दवाइयां होती है उनके निर्माण के लिए और मानव के कल्याण के लिए बायोटेक को चिकित्सा के क्षेत्रों में काम में लिया जाता है। दूसरा कृषि के क्षेत्र में, इसमें कृषि के क्षेत्र में, और कृषि के क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो कम समय में अधिक उत्पादन देने वाले पादपों के निर्माण में बायोटेक काम में लेते हैं। साथ ही साथ फर्मेंटेशन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कृषि क्षेत्र में काम में लिया जाता है, जिसके द्वारा किण्वित पेय पदार्थों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है जंतु प्रौद्योगिकी में। किसमें? जंतु प्रौद्योगिकी में या जंतु तक संवर्धन भी कर सकते हैं। तो जंतुओं की नस्ल सुधारने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। कैसे? अपन बात करेंगे तो जंतु प्रौद्योगिकी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जंतु प्रौद्योगिकी किस प्रकार से बायोटेक को अपन काम में लेते हैं? तो जंतु प्रौद्योगिकी तो जंतु प्रौद्योगिकी सबसे पहले डॉक्टर इयान विल्मुट ने, किसने? डॉक्टर इयान विल्मुट और उसके साथियों ने रोजलिन इंस्टीट्यूट के अंदर एक जंतु क्लोन बनाया था। जंतु क्लोन बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि लगभग 6 साल की एक भेड़ को काम में लिया था और भेड़ की स्तन कोशिका को और एक जो भेड़ ली थी वो ब्लैक फेस वाली भेड़
भेड़ का ओवम लिया था। स्तन कोशिका को मतलब कि एक तो सफेद मुख वाली और एक ब्लैक फेस वाली, इसकी एक स्तन कोशिका ले ली, मतलब कि स्तन कोशिका किस प्रकार से थी, द्विगुणित। और इसका लिया था अंडाणु, क्या लिया था, अंडाणु या अंड कोशिका अपन कह सकते हैं, जो केंद्रक रहित था, मतलब किसमें केंद्रक अनुपस्थित था, केंद्रक क्या था, एब्सेंट था। अब इस स्तन कोशिका का केंद्रक और अंड कोशिका का केंद्र क्या कर दिया गया था, ट्रांसफर किया गया था दोनों को, यानी कि ये तो अंड कोशिका और इधर से जो स्तन कोशिका का केंद्रक, ये दोनों को जब ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर करवाने के बाद में संवर्धन माध्यम में संवर्धित करा करके भ्रूण का निर्माण किया गया। इसका निर्माण किया गया भ्रूण का, और इस भ्रूण को भेड़ में ट्रांसफर कर और भेड़ का क्या बनाया गया, क्लोन निर्माण किया गया था। तो ये प्रथम बार बनाया गया क्लोन था। और जंतुओं का प्रथम बार क्लोन 1996 में बनकर के तैयार हुआ था और 1997 में इसकी पॉपुलरिटी हुई थी। तो इस प्रकार से जंतु जैव प्रौद्योगिकी या जंतु प्रौद्योगिकी में भी जैव प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में नए जो कृषि क्षेत्र होते हैं और बहुत से क्षेत्रों में पर जैव प्रौद्योगिकी को काम में लेते हैं। तो देखो, जो स्तन कोशिका जिस भेड़ की ली थी उस भेड़ का नाम था फिन डोरसेट। क्या नाम था, फिन डोरसेट। और एक थी ब्लैक फेस वाली भेड़। तो फिन डोरसेट की स्तन कोशिका ले ली और ब्लैक फेस वाली का केंद्रक रहित अंडाणु, और दोनों को क्लोन करवा के, दोनों का फ्यूजन करवा करके नया क्लोन तैयार किया गया था। अब जो बात करने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी में, अगला जो टॉपिक अपना वो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से नए पादप और नए जंतु बनाए जाते हैं। ऐसे ही लगातार अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लगातार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।